हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी। इससे पहले ऑलरेडी हम अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इससे पहले हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वहाँ आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You must have seen that some of the land features as shown in figure 6.1 below. You will notice that surface of the earth is not same everywhere. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो आपको सब जगह एक जैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये माउंटेन्स ऊपर की साइड, ये थोड़ा नीचे, फिर ये वाला एरिया ऐसे है ना। तो कहीं से बहुत ऊंचा है, कहीं से बहुत नीचा है, तो ये सरफेस आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ऊपर देखते हैं, द अर्थ हैज़ इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो अर्थ के पास बहुत तरह की वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की। कुछ पार्ट जो लिथोस्फेयर का होता है मे बी रग्ड और सम फ्लैट। तो कुछ तो बहुत कैसा होता है कि बहुत ही कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, कुछ एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। तो ये जो लैंडफॉर्म जिस तरह का हमने देख रहे हैं नीचे जो क्रिएट हो रहा है, इसके 2 प्रोसेस होते हैं कि जब जाके इन 2 प्रोसेस की वजह से हमें इस तरह का जो लैंडफॉर्म है वो देखने के लिए मिलता है। और आप ये जान के बहुत अमेज हो जाएंगे दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। कि आप जिस भी लैंड पर खड़े होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे पता है वो लैंड ना मूव करता रहता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसमें हमेशा वो किसमें होता है, थोड़ा हमेशा मूव करता रहता है वो। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हमारी अर्थ के अंदर हमेशा एक कंटिन्यूस जो मूवमेंट होता है वो हमेशा चलता रहता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। ये जो मैंने बताया आपको, जो ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है ना, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट तो हमेशा जो अर्थ का होता है वो अपलिफ्टमेंट होता रहता है, वो ऊपर की तरफ उभरता रहता है, और कुछ पार्ट होता है सिंक, मतलब वो नीचे की तरफ मूव करता रहता है। तो कुछ पार्ट ऊपर की साइड हो रहा है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। और उस मूवमेंट की वजह से, जैसे कि मैंने आपसे बताया, कि कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है और कुछ पार्ट नीचे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अर्थ के कहाँ चल रहा है, अंदर चल रहा है। इधर देखिए, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। आपको पता है कि जो हिल होती है, जो हिल एरिया होता है वो जो लैंड सरफेस होता है उससे हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है, लैंड सरफेस हो गया, तो जो ये वाला होता है ये हमेशा ये ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है। ठीक है, जनरली अ स्टीप हाई हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन। और जब ये जो हिल होता है, जो हिल होती है, अगर ये 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो इसको हम क्या कहने लग जाते हैं, इसको हम माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बताना है। इसमें कहा है कि कुछ ऐसे माउंटेन्स के नाम बताने हैं आपको जिनकी हाइट किससे ज़्यादा है, 8000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, 8848 मीटर्स है, तो वो हमारा माउंटेन में आ जाता है। आप इस पिक्चर को देख सकते हो। इसमें देखिए, ये सबसे पहले ये आपके माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार माउंटेन ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर आपका बेसिन है, ये आपकी हिल है जो कि इसे कहा है कि 600 मीटर से जो छोटी हो। ठीक है, ये आपका प्लेट्यू वाला एरिया हो गया जो इस तरह से थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, ये प्लेट्यू वाला एरिया होता है। ये पूरा प्लेन एरिया होता है ना, ये पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पर कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम प्लेन है बिल्कुल। ये आपकी लेक हो गई। ठीक है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई जहाँ के 2 रिवर आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो मेन रिवर को जो जोड़ती है आके, तो ये क्या है, ये इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इन दोनों। यहाँ पर ये डेल्टा है। ठीक है, जब ये आगे चल के ये तो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, तो इसे बोलते हैं डेल्टा की फॉर्मेशन होना, जो माउथ रिवर पे होती है। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, जो तीनों साइड से इस तरह से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्ट्रेट और आइलैंड, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट वो होता है एक वो जो छोटा सा पानी का रास्ता होता है, वाटर पैसेज होता है, जो बड़ी 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ठीक है, इधर ये बड़ी एक वाटर बॉडी है, इधर एक बड़ी वाटर बॉडी है, तो ये छोटा सा जो रास्ता आ रहा है पानी का, ये इन दोनों ने को जोड़ दिया है ना, इसका पानी इससे के पानी से मिला दिया। आगे देखते हैं। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth surface is called इरोजन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये, कि पहला तो हमने पढ़ा क्या, इंटरनल प्रोसेस जो अर्थ के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है या फिर सिंक हो रहा है अर्थ का जो सरफेस है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होता है, इसमें जितना भी कुछ चेंजेस आता है लैंड सरफेस पे वो बाहर से आता है ना, वो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से आता है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ बिगड़ती हैं। जो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस क्या होता है, इरोजन होता है। वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस मतलब जो अर्थ का सरफेस होता है
आप सबको पता है अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होता है। जब वो सॉइल वहाँ से हटने लगती है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस से हटने लगती है, दूर जाने लगती है, ठीक है, वो किस वजह से भी हो सकता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है या फिर आपने पेड़ काट दिए, तो उस वजह से जो अर्थ के सरफेस पे से जो सॉइल का लॉस हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है, द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, तो जो सरफेस है हमारा वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है जब इरोजन का प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं से मिट्टी निकाले जा रहे हो तो क्या होगा, वो सरफेस क्या हो जाएगा, वो थोड़ा वहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा गहरा हो जाएगा और वापस से आप उसको वहाँ बनाते हो, ठीक है, वापस से आप किसी सरफेस को फिर से ऐसे बनाने की कोशिश करो पहले की तरह, तो वहाँ आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस इरोजन, और जब आप उसको वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर उसे पहले जैसा करने के लिए कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। तो देखो ये दोनों ही प्रोसेस है, मान के चलो ये लैंड है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये सॉइल है। अब ये सॉइल को यहाँ से उठा के कहीं और जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से जा रही है ये, तो ये कैसे जाएगी, खुद से चल के तो जाएगी नहीं सॉरी, तो ये खुद से चल के तो जाएगी नहीं, इसे कोई चीज़ अपने साथ लेके जाएगी। अब इसमें कहा है रनिंग वाटर, मान के चलो यहाँ से बहुत तेज़ पानी फेंका मैंने, बहुत तेज़ पानी है, या यहाँ से कोई रिवर का एकदम से रास्ता बना दिया, तो वो क्या करेगी, वो अपने साथ यहाँ की मिट्टी को लेके चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जगह खाली कर देगी और यहाँ से इस मिट्टी को ले जाके कहीं और भेज देगी, है ना, कहीं और छोड़ देगी। ठीक है, आइस की वजह से हो गया, ठीक है, बर्फ़ की वजह से हो गया, या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा कितनी ज़्यादा मिट्टियाँ वहाँ से उड़ती हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो सॉइल इरोजन हो रहा है। या बहुत तेज़ बारिश है ना, तो उस बारिश से भी क्या होता है, जो मिट्टी है वहाँ से किसी जगह से हट जाती है, तो उसके लिए कोई आपको कुछ ना कुछ बाहर से कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो सॉइल को क्या कर रही है, हार्म कर रही है एक तरह से, उसे वहाँ से हटा रही है। ठीक है, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। ठीक है, एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। अगर हम कहें कि लैंड फॉर्म के कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, है ना, तो वो डिपेंड करता है उसके एलिवेशन और उसके स्लोप पे डिपेंड करता है। जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया। जो माउंटेन होता है वो बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, जो प्लेट्यू होते हैं वो थोड़ा इस तरह से उठे हुए होते हैं, और जो प्लेन होता है वो तो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है। ठीक है, तो आप इसके एलिवेशन को देख के कि कितना ऊंचा है और इसका स्लोप कैसा है, स्लोप मतलब जैसे ये होता है, ये टेढ़ापन होता है जो, इसको देख के हम बहुत सारे लैंड फॉर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर जो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है, इस तरह से उठ के जा रहा है, ठीक है ना, तो वो माउंटेन्स है। जो इस तरह से थोड़ा उठा हुआ है वो हमारा प्लेट्यू है, और प्लेन जो हमारा प्लेन एरिया है। ठीक है, अब माउंटेन्स को देखते हैं। माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ का सरफेस से। ठीक है, अब देखो माउंटेन है उसको हम कभी खुद तो बनाते नहीं है, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हमने किसी मिट्टी का ढेर लगाते गए और हमने माउंटेन बना दिया, ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये नेचुरल एलिवेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसकी जो ऊंचाई बढ़ रही है वो क्या रहा है, वो प्रकृति की वजह से बढ़ रही है, बाय नेचर ऐसा पॉसिबल हो रहा है ना, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का इसमें कोई रोल नहीं है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, है ना, तो माउंटेन ही क्या होती है, एक स्मॉल समिट होती है और उसका नीचे से जो बेस होता है वो क्या था, बड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, वो बिल्कुल एक पतली सी पीक में चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। ये कैसा एरिया होता है, जो हमारा सराउंडिंग है, ये तो हमारा सराउंडिंग हो गया नीचे वाला, है ना, तो हमारे जो ये सराउंडिंग एरिया इससे ऊंचा होता है ये। ठीक है, वो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर तो ये कोई सरफेस तो हमारा इतना ऊंचा होता नहीं है, तो ये हमारे सराउंडिंग से ऊपर उठ के होता है, थोड़ा सा या फिर बहुत ज़्यादा। ठीक है, बल्कि माउंटेन्स में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड, कुछ माउंटेन तो इतने ज़्यादा होते हैं कि क्लाउड को भी नीचे छोड़ देते हैं, इतने बड़े होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, माउंटेन के ऊपर जाते हो, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होने लग जाता है, वो कोल्ड होता है। ठीक है, नीचे नहीं होता इतना, ऊपर जाओगे तो वहाँ का जो आपको क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ठंडा होता है। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, बहुत सारे माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर क्या हो जाता है, परमानेंटली फ्रोजन हो जाता है, बिल्कुल जमे हुए हैं वहाँ पर। वहाँ की जो रिवर है, रिवर जो है वो भी बिल्कुल बर्फ की तरह जमी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें जो रिवर है वो भी आइस की फॉर्म में मिलती है और परमानेंटली फ्रोजन रहती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हम बोल सकते हैं इनको। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज आर अंडर द सी, माउंटेन्स हमें लगता है कि माउंटेन सिर्फ अर्थ के सरफेस पर है, लेकिन नहीं, जो माउंटेन है वो हमारे अंडर द सी भी है, मतलब हमारे जो सी वगैरह हैं, समुद्र है, उसके अंदर भी माउंटेन्स है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पर हार्श क्लाइमेट होता है, क्योंकि बताओ इतनी ठंडी जगह पे कौन रहेगा, और इतनी ऊंचाई पे जाके भी, है ना, दिक्कत होगी लोगों को वापस आने में, ऊपर जाने में। ठीक है ना, और इतने बड़े बड़े एरियाज पर तो आप कुछ बिल्डिंग भी नहीं बना सकते हो, तो और ऊपर से क्लाइमेट तो बहुत हार्श रहता है, ये ना बहुत ठंडा रहता है,
तो ऐसी जगह पे जो लोग होते हैं वो कम ही रहते हैं, ठीक है, माउंटेन एरियाज में, है ना। और जो उसके स्लोप्स होते हैं बहुत स्टीप होते हैं, जैसे बताया मैंने, है ना। अगर वहाँ से आप डेली वो अगर अपने किसी ट्रांसपोर्ट से भी आ रहे हो तो आने जाने में बड़ा खतरा सा रहता है, रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। वहाँ पर लैंड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो फार्मिंग के लिए अवेलेबल हो। वैसे तो लैंड है, लेकिन पहाड़ों पर आप इतनी अच्छे से खेती नहीं कर सकते जितना अच्छा कि आप प्लेन एरिया में कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। ये देखो, ये फोल्ड माउंटेन दिखा रखा है। ये फोल्ड माउंटेन एक बच्ची ने ये किससे बनाया, पेपर से बनाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से होता है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दिखा रखी है ना, ये पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। तो इस तरह से लेयर होती है, इसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये इसका ये दिखा रखा है, ऊपर क्या है, ये क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो किससे बना होता है, रॉक वगैरह से बना होता है। आगे देखते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज। जब माउंटेन्स अरेंज होते हैं किसी लाइन में, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये तो इसे क्या बोलता है, इसे बोलता है रेंज, ठीक है। तो माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन, जब माउंटेन्स अरेंज होते हैं एक लाइन में तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो आप देख रहे हो बहुत सारे माउंटेन्स तो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं बिल्कुल, और बहुत आगे तक चलते हैं, है ना। बहुत मतलब कितने 100 किलोमीटर तक वो आगे बिल्कुल ना ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही होते रहते हैं, ऐसे होते रहते हैं। इसका मैंने पिछले चैप्टर में आपको एग्जाम्पल भी बताया था, साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन है ना। ये ऊपर हमारा ऐसे सेकेंड, ऊपर हमारा ये पूरा ये नॉर्थ अमेरिका और नीचे ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ अगर साउथ अमेरिका का जो पूरा पार्ट है ना, ये किसने कवर किया हुआ, पूरा एंडीज माउंटेन ने किया हुआ। यहाँ से शुरू होता है और नीचे तक जाता है बिल्कुल, और ऐसे ऐसे माउंटेन रेंजेस बनी हुई हैं उस पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये बताया हुआ है कि जो हिमालय में भी काफ़ी माउंटेन रेंजेस है, एल्प्स माउंटेन भी है, एंडीज है, ठीक है। तो ये एशिया की कुछ रेंजेस हैं, और सॉरी कुछ एशिया में रेंजेस हैं, कुछ यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है, जहाँ पर आपको बहुत लंबी एक रेंज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। माउंटेन्स वरी इन देयर हाइट एंड शेप। सारे माउंटेन्स एक जैसे कभी नहीं होते हैं, कुछ माउंटेन्स बहुत उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की थोड़ी कम होती है, ऐसी शेप होती है सब। हम ये नहीं कह सकते कि माउंटेन है तो सिर्फ ऐसा ही होगा, नहीं। हो सकता है किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी की शेप थोड़ी ऐसे ऐसे है, किसी की शेप एकदम पीक पर है, इस तरह से, है ना, पीक जैसी ऊपर से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जैसे है ना, उनकी हाइट और उनकी जो शेप है वो वरी करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन और तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो 3 माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो 3 टाइप आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं। इधर आप देख लेते हैं पहले, डू यू नो में मोना की, ये हवाई में है, एक पैसिफिक ओशन में, क्या है, ये अंडर सी माउंटेन है, ठीक है। ये जो माउंटेन है ये आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाई नहीं देगा, अर्थ के ऊपर सरफेस पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये सी के क्या दिखाई देगा, नीचे, है ना, पानी के अंदर है ये माउंटेन, ठीक है। इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हायर है, ठीक है ना। मतलब जितना ऊंचा आपको माउंट एवरेस्ट दिखता है ना 8848 मीटर्स, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है 10,205 मीटर्स हाई, ठीक है, बट अंडर द सी। Here is the 3 types of mountain. Which one? एक सेकेंड, हाँ देखो, fold mountains, block mountains and volcanic mountains. Himalayan mountains and the Alps are the young fold mountain which rugged relief and high conical peaks. तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो क्या है, वो काफ़ी यंग स्टेज में होते हैं अपनी, ठीक है। यंग स्टेज का मतलब यहाँ पर है कि वो माउंटेन्स अभी भी, जैसे कि आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो अभी भी ना वो बढ़ रहा है, मतलब उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो ऊपर की साइड अभी भी धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी थोड़ा बहुत फर्क ना उसकी जो हाइट में हमेशा हमें देखने के लिए मिलता रहता है, जब उसे हम हर साल कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे माउंटेन जो अभी भी जिनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है वो कौन से होता है, वो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इस तरह से शेप होती है, ठीक है। कॉनिकल पीक हम इसी को बोलते हैं, जो इस तरह की शेप के होते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो वो है आपके अरावली रेंज, ठीक है। आपको पता होगा ये राजस्थान से होकर दिल्ली तक भी जाते हैं, तो ये अरावली रेंज है। ये माउंटेन आपको कभी ऐसे पीक वाले दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तो ये बहुत पुराने हो चुके हैं, और यहाँ तक कि अब इनका ना इरोजन होना स्टार्ट हो गया। ऊपर से ऐसे इनका जो मिट्टी है या फिर जो भी जिससे ये बने होते हैं माउंटेन्स, ठीक है, जो रॉक वगैरह होता है यहाँ पर, जो सॉइल होती है, वो धीरे धीरे यहाँ से इरोजन होता जा रहा है, यहाँ से हटती जा रही है वो, ठीक है। तो ये आपको ना इतने पीक वाले शेप के नहीं मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड का, ठीक है, तो आपके बताओगे अरावली रेंज बताओगे। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, तो इरोजन की वजह से ये क्या होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है एक तरह से। द एप्लेशियन इन द नॉर्थ अमेरिका
एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। तो ये दो माउंटेन्स बताए हैं जो द एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, और दूसरे जो यूराल माउंटेन है वो आपके कहाँ पर है, वो रशिया में है। इनकी जो शेप है वो कैसी है, राउंडेड फीचर है इनके, थोड़ा ऊपर से राउंड शेप है इनकी, ठीक है, और लो एलिवेशन है, ये इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं है, ऐसे लो एलिवेशन है, ठीक है ना इनकी। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये भी क्या है, ये भी काफ़ी पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो हमने भी कौन कौन से पढ़े हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने पढ़ा है हिमालयन माउंटेन जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद है अरावली रेंज, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है ना, ये जो जितने भी बहुत पुराने हैं उनमें से ये भी एक बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फोल्ड माउंटेन है, और धीरे धीरे इसके खत्म होने का क्या रीज़न है, क्योंकि इरोजन हो रहा है। उसके बाद जो एप्लेशियन है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, और जो यूराल माउंटेन्स है आपकी वो कहाँ पर है, रशिया में है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि यूरोप को और एशिया को जो अलग करता है वो कौन है, बीच में उनके यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लॉक माउंटेन पे। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ठीक है। द अपलिफ्ट ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड द ग्रेबन, ठीक है। देखो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ये आप फिगर देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जब कोई लार्ज एरिया टूट जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। और ये कैसे टूटता है, इसका कुछ पार्ट तो ऊपर रह जाता है और कुछ पार्ट नीचे ऐसे धंस जाता है, नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है। तो जो ये अपलिफ्ट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर ब्लॉक है जो ये नीचे दब गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेबन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, जो एक बड़ा सा पार्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कुछ पार्ट डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट तो ऊपर रह गया और कुछ पार्ट ऐसे नीचे, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को होस्ट बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट जो ऐसे ये दिख रहा है आपको लोअर ब्लॉक है जो, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। जो राइन वैली है और जो वॉसेज जो माउंटेन है यूरोप में, वो इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप याद रखना राइन वैली, ठीक है, और ये वॉसेज जो माउंटेन है यूरोप का, ये एग्जाम्पल है किसका, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। आप चाहे तो अपनी एटलस वगैरह में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पर है ये, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कहाँ है, उसके बाद फिर आप राइन वैली को और इस माउंटेन को क्या करोगे, आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो आपको ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब आ जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब जो माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन्स, हम नाम से पता चल रहा है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने होंगे, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। जो माउंट फुजियामा है वो आपका जापान में है, तो आपको दोनों ही माउंटेन याद रखते हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा कहाँ पर है, जापान में है, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर इन स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो ये माउंटेन्स है बहुत ही यूजफुल, हम सबको पता है, और इन माउंटेन के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से पानी के लिए ये स्टोर हाउस है, यहाँ पर बहुत पानी होता है, ये स्टोर हाउस है पानी के लिए, ठीक है। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। तो देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन में, ठीक है, वहीं से क्या निकलती हैं, रिवर निकलती हैं। तो बहुत सारे रिवर्स का सोर्स ही ग्लेशियर है, ठीक है, और ग्लेशियर कहाँ पर है, जहाँ माउंटेन्स है। रिजर्वॉयर आर मेड एंड द वाटर इज हार्स्ट फॉर द यूज ऑफ द पीपल। हम सबको पता है कि पानी इंसान के लिए कितना जरूरी है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर द इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी हमें माउंटेन से मिलता है वो हमें इरीगेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिवर आती है और फिर वो पानी हम खेतों तक डायरेक्टली पहुँचा देते हैं, तो उससे हमारी फार्मिंग वगैरह वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और सेकंड यूज क्या है इसका, हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द वाटर ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिवर वैली पे। रिवर वैली और टेरिस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। आप देखा रिवर वैलीज जो होती हैं और या फिर जो टेरिसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आइडियल होते हैं किसके लिए, अगर हमें क्रॉप को कल्टीवेशन करना है, ठीक है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का और फोना का मतलब आपको पता होगा, फ्लोरा का मतलब होता है यहाँ पर किससे, प्लांट वगैरह से, और फोना का मतलब होता है यहाँ पर एनिमल से, ठीक है। तो जो माउंटेन होते हैं उनके पास बहुत सारे रिच वैरायटी होती है, वहाँ पर आपको बहुत तरह के प्लांट भी मिल जाएंगे और बहुत सारे तरह के एनिमल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमें और क्या क्या चीज़ें देता है, हमें फ्यूल देता है, फॉडर देता है, शेल्टर देता है और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट देता है जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ये फिगर देख लो आप कैसे बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। ये आपको साइड में वॉल्केनिक माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसमें देखो यहाँ पर मैग्मा बिल्ड अप हेयर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। देखो मैग्मा कब बनता है, मैग्मा यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा मैग्मा है, ठीक है, जिसे हम, ये क्या होता है, अब देखो इसमें ये मैग्मा है, ये कब बनता है, जब अंदर अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो ये जो मैग्मा होता है ये बिल्डअप होता है, ठीक है। अब ये मैग्मा क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाके ना फिर ये यहाँ पर ना ये लावा बॉम्ब है एकदम फट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक ऐश और गैस, ये सब चीज़ें निकलती हैं, स्टीम भी निकलती हैं, वॉल्केनिक ऐश भी निकलता है और गैसेस भी निकलती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये लावा बॉम्ब, ठीक है। मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड द लावा। अब ये देख रहे हो, अब ये पिघल कर जो ये मैग्मा है ये वापस से यहीं तो आ रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है, अभी वापस
से यहीं पर आ रहा है और यहाँ से तो ये गर्म है, ये निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ आते आते क्या होता है, ठंडा हो जाता है और जैसे ठंडा होता है यहीं पर ही जम जाता है। ठीक है, फिर दोबारा कभी लावा फटेगा, फिर यहाँ से मैग्मा गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तो इस तरह से ऊंचा होता जाएगा ना ये। ठीक है, और इस तरह से ये क्या बना देगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर माउंटेन बना देगा। ठीक है, तो आपने देखा जो ये वॉल्केनिक कोन जो पूरा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये कॉन की तरह है। तो ये जो वॉल्केनिक कॉन है ये किस चीज़ की बनी है, ये ऐश की और लावा की बनी है। जो यहाँ से ये निकल रहा है, ये जो लावा है यही यहाँ पर जाकर ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये सॉलिड हो जाता है और ये माउंटेन बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, हाँ, तो हमें और कौन कौन से प्रोडक्ट देता है ये, गम, रेजन। ठीक है, और माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। आप सबको पता है कि जहाँ माउंटेन है तो वहाँ पर लोग तो घूमने फिरने बहुत जाते हैं, बहुत पसंद होती हैं। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर, सबसे ज़्यादा देखो माउंटेन्स किस लिए फेमस होता है, वहाँ की अपनी जो एकदम उसका जो सीनरी होती है, मतलब वहाँ पर जो वो उसकी जो लोकेशन होती है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। आपने देखा होगा पहाड़ वगैरह है, वहाँ से सन निकल रहा है। ठीक है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है वो पार्ट, है ना। तो इसीलिए जो माउंटेन्स की जो ब्यूटी होती है वो एक जो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, तो इसीलिए वो एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। तो बहुत सारे वहाँ पर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, हैंग ग्लाइडिंग भी होती है, रिवर राफ्टिंग होती है। ठीक है, स्काइंग होती है। तो बहुत ही पॉपुलर ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि माउंटेन से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, आप जब भी जाओगे तो आप इनको वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्लेट्यू पे, ये पिक्चर में दिख रहा होगा, हियर यू कैन सी, है ना, दिस इज प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबल लैंड होता है, क्योंकि ये ना इस तरह होता है, अर्थ सरफेस से इस तरह होता है ये, जैसे ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये पूरा सरफेस है और ये इस तरह से ऐसे उठा हुआ होता है, तो लग रहा है थोड़ा टेबल की तरह, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसका जो फ्लैट होता है, ऊपर का जो एरिया होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको टेबल लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होता है सराउंडिंग एरिया के, जैसे कि ये यहाँ पर ये एरिया जैसे कि खड़ा हो, तो इसीलिए बोलते हैं। प्लेट्यू क्या है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, एक उठा हुआ हिस्सा होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है ना, और इसका फ्लैट टॉप्ड होता है, इसीलिए हम इसे टेबल लैंड बोलते हैं। अ प्लेट्यू हैव वन और मोर साइड विद द स्टीप स्लोप्स। जो प्लेट्यू होते हैं उसकी एक या दो से ज़्यादा साइड हो सकती है और वो थोड़ा स्टीप स्लोप होता है, जैसे कि यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह हो सकता है ये, लेकिन ऊपर का ज़्यादातर क्या होता है, ये फ्लैट होता है, यहाँ से थोड़ा स्टीप हो सकता है ऐसे करके। ठीक है, द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वरी फ्रॉम 100 मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। तो जो इसकी हाइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से ये हाइट जा रही है ये, तो ये जो हाइट है ये, ठीक है ना, ये वरी करती है, कहीं आपकी 100 मीटर्स भी हो सकती है और 1000 मीटर्स भी हो सकती है। प्लेट्यू लाइक मेंटेन मे बी यंग और ओल्ड। जैसे कि हमने माउंटेन पढ़े, माउंटेन क्या होता है, यंग भी होता है और ओल्ड भी होते हैं, वैसे जो हमारे प्लेट्यू है वो यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं। जैसे हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, वो एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, तो आपको याद रखना है डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, इंडिया में है और ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू में आता है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ पर है, जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो कहाँ पर है आपका, वो आपका केनिया में है। ठीक है, और कहाँ पर है, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज को कुछ मिला के पार्ट होता है जो, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया अदर एग्जाम्पल। तो आपने बताया, मतलब मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। वहीं अगर आपसे कोई पूछता है द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू कहाँ पर है, तो ये 3 कंट्री में आता है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, उसके बाद फिर वेस्टर्न प्लेट्यू कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू बहुत ही फेमस है, ये हमारा हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड में कौन सा है, तो आप बताओगे तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एक दो बार अगर आप इन सब चीज़ों को सुनोगे, खुद से पढ़ोगे, तो ये सब इजीली फिर आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो तिब्बत का प्लेट्यू कहाँ पर है, सॉरी, जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4000 से 6000 मीटर अबव द मेन सी लेवल। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को अगर हम नापते हैं कि वो कितना ऊंचा है अर्थ सरफेस से, तो हम सी लेवल से नापते हैं उसको, सी लेवल को 0 लेते हैं और फिर सी लेवल से देखते हैं वो कितना ऊंचा है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यू हमारे लिए इसलिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें आपको एल्युमिनियम, आयरन, है ना, इन सब की जो खान वगैरह होती है वो सब मिल जाएंगी। ठीक है, और माउंटेन्स का क्या यूज़ था, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरा और फोना बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो प्लांट की और एनिमल की वैरायटी होती है बहुत रिच होती है, और साथ में क्या था, वो स्टोर हाउस था वाटर के लिए। आगे देखते हैं, द अफ्रीकन प्लेटू, जैसे कि मैंने बताया, जो अफ्रीकन प्लेटू होता है, जो हमने देखा अभी ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर आप देखोगे तो जो अफ्रीका का जितना भी जो रीजन है ना, वहाँ पर जितने भी प्लेटू वगैरह, अगर आपसे अफ्रीका के बारे में कोई कुछ भी पूछता है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है, माइनिंग के अकॉर्डिंग, है ना, कि वहाँ पर जो माइंस वगैरह किस चीज़ की ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो सीधा गोल्ड और डायमंड, है ना, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड और डायमंड की माइनिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आपसे इंडिया में कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स, है ना, आयरन के, कोल के, मैग्नीज के कहाँ मिलते हैं, तो आप क्या बताओगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू।
ठीक है, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन द प्लेट्यू एरिया दे मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। प्लेट्यू वाले रीजन में आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना, जैसे रिवर फॉल होता है वैसे वाटरफॉल होता है, आपने देखे भी होंगे, जो झरने होते हैं बड़े बड़े से। इन इंडिया हुंड्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन अ रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल इन अ कर्नाटका। तो आपको याद रखने पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो हुंड्रू फॉल है वो कहाँ पर है, तो आप बताओगे जो हुंड्रू फॉल है वो कहाँ पर है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। जो हुंड्रू फॉल है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और कौन सी रिवर पर है ये, सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है ना। उसके बाद कोई पूछेगा जॉग फॉल कहाँ पर है, तो आप इसे क्या बताओगे, कर्नाटका में है, ठीक है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो लावा से जो बने हुए प्लेट्यू होते हैं उनमें कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा होती है, तो आप बताओगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक सॉइल काफी फर्टाइल होती है और गुड होती है किस चीज के लिए, कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं प्लेट्यू के जो लोग देखने आते हैं कि मतलब काफी उसको बनाया इसलिए जाता है जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए। तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो अफ्रीका के जो प्लेट्यू होते हैं वो किस लिए फेमस होते हैं, अपने गोल्ड के लिए और अपने डायमंड के लिए। इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यू ऐसे हैं, खासकर उनमें से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारा, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में लाई करता है, वो अपने आयरन के लिए, कोल के लिए और मैग्नीज के लिए फेमस है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हुंड्रू फॉल है वो हमारा कहाँ पर है, वो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। और हुंड्रू फॉल किस रिवर पर है, तो सुबर्णरेखा रिवर पर है। उसके बाद फिर जॉग फॉल वो कहाँ पर है, हमारा कर्नाटका में है, ठीक है। और ये हमारा रिवर मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रही है, कुछ सरवस्ती कोई रिवर है वहाँ उस पर लाया करता है, ठीक है। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो हमारा लावा प्लेट्यू होते हैं, ठीक है, जो लावा से बने हैं वो किस चीज़ में, कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा रिच होते हैं, वो ब्लैक सॉइल में होते हैं। और ब्लैक सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है और गुड होती है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब आ जाओ प्लेन वाला एरिया। प्लेन एरिया का सबको पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि ये बिल्कुल लार्ज स्ट्रेच फ्लैट लैंड होती हैं, कोई उबड़ खाबड़ वाला एरिया नहीं है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से ज़्यादा बस ये 200 मीटर अबव जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती हैं, ठीक है। Other may be slightly rolling and undulating. Most of the plain are formed by the river and their tributary. बहुत सारे प्लेन्स ऐसे हैं जो रिवर की वजह से बने। मान के चलो ये ना अब तक कोई ये ऐसा है, कोई गड्ढे जैसा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, यहाँ से रिवर जा रही है। आपको पता है जब रिवर माउंटेन से आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, सैंड, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। और जब वो यहाँ से इस जगह को क्रॉस कर रही है, इस गड्ढे को क्रॉस कर रही है मान के चलो, तो वो जो रेत है, सैंड है और भी जो भी वो रॉक्स वगैरह लेकर वो इसको यहाँ पर ला के फिल कर देगी। और फिल करते करते कुछ दिन बाद ये एरिया क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो जो हमारा प्लेन एरिया है, अगर आप देखते हो ना यूपी बिहार वाला जो एरिया वो पूरा प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया वो ऐसे ही बना है। वो पहले बड़ी बड़ी खाई जैसी थी, लेकिन जब यहाँ से आपको सबको पता है सबसे ज़्यादा रिवर्स निकलती है यहाँ से जो पहाड़ों से होकर आती हैं, तो वो रिवर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं। तो उस एरिया ने क्या कर दिया, उस रिवर ने क्या कर दिया, इस एरिया को बिल्कुल भर भर के क्या बना दिया, बिल्कुल प्लेन बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्लेन्स है वो बनते हैं रिवर से, और जो रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है मतलब जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड दैम एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। मैंने आपको बताया कि जब इसे माउंटेन है और यहाँ से ये रिवर निकल रही है, जब बार बार ये यहीं से निकल रही है तो ये क्या करती है, इसमें से जब माउंटेन से निकल रही है तो उस माउंटेन को कहीं ना कहीं से तोड़ देती है थोड़ा बहुत, और जो टूटा हुआ पार्ट होता है रॉक्स का, सैंड का, वो अपने साथ लेके ये आती है प्लेन एरिया तक, मतलब वहाँ तक जहाँ पर वो बड़े बड़े से पहले से गड्ढे से हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर आके ही अपना वो जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको छोड़ देती है, ठीक है। और वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है स्टोन से, सैंड से, सिल्ट से, जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पर लिखा है ये सैंड सिल्ट से, ठीक है। और बहुत सारे और जो चीज़ें होती हैं उनसे वो भर जाता है और फिर ये क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है, ठीक है। एक न एक दिन तो भरेगा ही, फिर वो प्लेन एरिया बन जाता है। जो प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ पर ईजी होता है कि भाई यहाँ पर अगर मान लो कोई इस तरह का एरिया तो यहाँ पर आपको मुश्किल होगा कोई ट्रांसपोर्ट एरिया बनाने में, रोड्स वगैरह बनाने में, लेकिन प्लेन एरिया में कैसी, वो प्लेन एरिया में तो कुछ भी काम बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है क्योंकि प्लेन एरिया है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो प्लेन एरिया है जो रिवर्स की वजह से बना है वो कहाँ पर बना है, तो वो एशिया में बना है और नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया जो रिवर्स की वजह से बना है एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। एशिया में हमारी कंट्री इंडिया भी आती है। For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and Yangtze in the China. अगर आपसे कोई पूछता है कि एशिया में, इंडिया में कौन सी रिवर रिस्पॉन्सिबल है प्लेन एरिया बनाने के लिए, तो आप बताओगे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दोनों ही रिवर कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, ठीक है। और चाइना में जो यांगतेज रिवर है उससे, ठीक है। प्लेन आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन आपको देखी जाती है, लोग सबसे ज़्यादा इसी वाले एरिया में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप इजीली फार्मिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर रोड नेटवर्क अच्छा होता है। There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses। और यहाँ पर भाई जब कोई चीज़ फ्लैट है तो यहाँ पर घर, बिल्डिंग भी अच्छी अच्छी बन सकती हैं, कल्टीवेशन भी अच्छे से हो सकता है और सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। तो जहाँ पर सब चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो रही है, बन रही है ना, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है,
तो वहाँ पर तो आप सब लोग वहीं पर रहना चाहेंगे। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या है, जो गंगा के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, वो हमारा कौन सा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो गंगा के आसपास वाला है। आगे देखते हैं, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव लिविंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स इन अ डिफरेंट वे। जो लोग होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स रहते हैं। ऐसा तो नहीं है सब प्लेन में रहते हैं, कुछ लोग माउंटेन पे भी रहते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में भी रहते हैं, प्लेट्यू वाले एरिया में भी रहते हैं, है ना। लाइफ इज़ डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया, सबको पता है। जो माउंटेन एरिया वहाँ पर लाइफ डिफिकल्ट है लोगों की। लेकिन जो प्लेन है वहाँ पर, जो प्लेन एरिया है वहाँ पर कुछ अच्छी, मतलब कुछ जो कंडीशन है वो वहाँ से माउंटेन से बेटर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि क्रॉप उगाना ईजी है, घर बनाना ईजी है, रोड्स आपको ईजिली बन जाती हैं, है ना, अगर आप माउंटेन कंपेयर में देखोगे तो। ठीक है, तो फिर लोगों के थोड़ा रहने सहने में भी तो थोड़ा क्या होता है, फ़र्क आ जाता है। तो वही पूछा है आपको, तो आपको दोनों के रहने में क्या फ़र्क दिखाई देता है। Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storm, flood cause widespread destruction। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी वजह से नहीं हो रही है, बाय नेचर हो रही हैं, जैसे ये अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, बाढ़ आ गई, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। ह्यूज लॉस हो जाता है किस चीज़ का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का। भाई जब बाढ़ आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ घर को तोड़ के जाएगी, है ना, वो आपकी लाइफ को भी तो खतरा पहुंचा सकती है। By creative awareness about such incidents, we may lower the risk। वो कह रहा है कि क्रिएटिव अवेयरनेस फैला के, ठीक है ना, कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पोस्टर के थ्रू, है ना, या टीवी चैनल्स के थ्रू या एड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में, जिससे कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है इन फ्यूचर तो वो पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहे। ये देखो, ये रोप ब्रिज है। ठीक है, ये ना हिलता हिलता रहता है। ठीक है, रोप ब्रिज है और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, You may find out from from your own surrounding in how many ways we use the land water। आप सब देख सकते हो, अगर आप अपने आसपास का एरिया देखोगे, पानी देखोगे, तो आप देख सकते हो कि हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, किन किन कामों में यूज़ करते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner। ठीक है, और बहुत कम देखा जाता है कि मतलब हम उसे वेस्टफुल मैनर में भी, मतलब ये होता है ना कि हर कोई हर तरह से तो लैंड का सही इस्तेमाल करता नहीं है, कभी कभी तो हम उसको वेस्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। मान के चलो कोई लैंड फर्टाइल है, वो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमने वहाँ पर क्या बना दिया, घर बना दिया। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन अ लैंड और इन अ वाटर मेकिंग दैम डर्टी। हम जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, हम लैंड पे फेंक रहे हैं। ठीक है, पानी को गंदा कर रहे हैं पानी में फेंक के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमें सब चीज़ें मिल रही हैं जिनको हम बिल्कुल केयरलेसली ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, ये हमें गिफ्ट है नेचर की साइड से, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर नेचर का पता ही है आपको, है ना, वो जब होता है ना, जो अर्थक्वेक आता है और बहुत सारी फ्लड आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, तो वो सारा ना उसमें ये नहीं होता कि वो बाय नेचर ही होता है, उसमें कुछ हरकतें हमारी भी होती हैं जिस वजह से नेचर ये सब चीज़ें करता है। फिर The available land is not for your the available land is not only for our use, it's our duty to leave earth a better place for future generation as well। जो अवेलेबल लैंड है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी हमारे लिए है। ठीक है, उसमें कुछ फॉरेस्ट के लिए भी होती है, एनिमल्स के लिए भी होती है। ठीक है, आप ये नहीं कि जहाँ भी लैंड देखी बस जंगल वंगल काटना शुरू करा और लगा दिया अपने काम में, इसलिए नहीं होता है। आपको खुद भी नेचुरल जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका खुद अच्छे से यूज़ करना है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और अपने आगे वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें अब अच्छे खुले हाथ से मिल रही है तो हम लगे पड़े हैं यूज़ करने में, हमें उन चीज़ों को बचाना है। देखिए, अगर आप आज भी देखते हो तो आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने देखी थी, लेकिन आज हम उन्हें नहीं देख पा रहे क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो भी हमारी गलतियाँ होती हैं क्योंकि हम वो जो उनके लिए जो फेवरेबल जो कंडीशन होती है हम वो ख़त्म करते जा रहे हैं, फिर वो जी नहीं पा रही हैं। जो हालत अब हो चुकी है वो उस इन्वायरमेंट को सूट ही नहीं करता वो उनको। तो आप ऐसी कंडीशन ना बनाएं कि जो आज हम देख रहे हैं, जो एनिमल्स हम देख रहे हैं, जो प्लांट्स हम देख रहे हैं, आगे चल के हमारी नेक्स्ट जनरेशन ना देख पाए, है ना। तो हमें कोई भी चीज़ है, लैंड है, वाटर है, एनिमल है, प्लांट है, तो हमें हर चीज़ को के साथ क्या बन रहा है, एक बैलेंस बना के रखना है जो हम क्या कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे छोड़ सकें। ठीक है। Do you know स्वच्छ भारत मिशन healthy mind lives in a healthy body for a healthy body clean environment particularly clean water air hygienic surrounding। ठीक है, तो कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या था कि हेल्दी माइंड वहीं पर ही होता है, मतलब आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी है वो वहीं पर स्वस्थ रहेगी जब आपका इन्वायरमेंट स्वस्थ रहेगा, आपका जो आसपास का वातावरण है वो क्लीन रहेगा, जिसमें आपका वाटर आता है, एयर आता है, और जो आपकी सराउंडिंग है अगर वो साफ सुथरी रहेगी तो आपके पास क्या होगा, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होगा। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, ये गवर्नमेंट का एक मिशन है, एक प्रोग्राम है जो क्या चाहती है, जो लोगों को अवेयर करना चाहती है। ठीक है, इस बारे में कि हमें सब कुछ क्लीन रखना। ये देखो कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, इससे बता रखा है कौन सी कहाँ कैसी लैंडफॉर्म है, तो पिक्चर्स को देख के आपको बताना है। ठीक है, ये डेजर्ट है ना, ये वाटर बॉडीज हैं,
ये कुछ फॉरेस्ट वाला सा लुक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एरिया है, ये जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर इस तरह की रोड होती है, इस तरह से बर्फ़ वगैरह जम जाती है। ये राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होता है जहाँ पर ना कॉफ़ी वगैरह लगाई जाती है, बहुत ही स्लोपी एरिया होता है ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।